नमस्कार एंड वेलकम बैक। 4 इकोनॉमिक बॉम्ब्स हैं जो अब फूटने वाले हैं और इसका असर पूरे दुनिया के ऊपर आने वाला है, स्पेशली भारत और भारत की मार्केट के ऊपर, भारत की स्टॉक मार्केट के ऊपर भी। एक कोलैप्स है जिसके ऊपर भारत को अटेंशन देना पड़ेगा। और आज बात करेंगे, सिर्फ चाइना की नहीं है, ये चाइना के फ्यूचर की भी बात है और भारत के फ्यूचर की भी है। क्योंकि जब एक बहुत बड़ा जायंट जब गिरता है तो पूरे बॉर्डर्स के अक्रॉस भी आपको ट्रेमर्स दिखाई देते हैं। अब शुरू करते हैं कि ये बॉम्ब्स कौन से हैं। लेकिन बॉम्ब शुरू होने से पहले 4 बॉम्ब हैं जिसके बारे में बात करूंगा। लेकिन पहले बात करूंगा आपसे कि 10 साल के बाद चाइना के अंदर थोड़ी सी खुशी आई। खुशी थी स्टॉक मार्केट में। जो चाइना का ए शेयर्स का जो इंडेक्स होता है वो 4000 पॉइंट को टच कर गया। लोगों के यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे उनके आंखों में से आंसू निकल गए, भंगड़े डाले, सेलिब्रेट किया उन्होंने। कईयों ने तो प्रे करना शुरू कर दिया, प्लीज़ ये अब 4000 पॉइंट से नीचे मत गिरना, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन 10 साल के बाद जो खुशी थी वो रही 3 सेकंड के लिए, जस्ट 3 सेकंड्स, और उसके बाद इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। वैसे ही जैसे कि पिछले 10 सालों में होता रहा। हमेशा जब भी मार्केट राइज करवाया सीसीपी ने अपने फंड्स को डाल के, और जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स हैं उनकी ज़िंदगी बदतर से बैड, गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। और जो रिटेल स्टॉक्स हैं वो अब ऊपर उठने का नाम ले ही नहीं रहे। और ये जो 3 सेकंड का जो स्टोरी है ये आपको बताती है कि चाइना की जो ट्रुथ है इकोनॉमी का वो क्या है। प्रॉस्पेरिटी एक फसाद है, बूम पॉलिटिकल थिएटर की तरह वो यूज़ करते हैं उसको, और रिकवरी मैनिपुलेटेड है। अब आते हैं कि ये तो हो गया काम कि जो स्टॉक मार्केट है वो स्टॉक मार्केट है जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने क्रिएट किया। रैली जो है ये मार्केट की रैली नहीं है, ये गवर्नमेंट की रैली है। अब आप देखिए, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनियां खोली हुई हैं जो मार्केट में पंप करती हैं पैसे। पिछले 3 महीने में 500 बिलियन से ज़्यादा गवर्नमेंट ने पंप किया है। मैंने आपको याद होगा वीडियो बनाया था कि कैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने पैसों को प्रिंट कर रही है और उसको स्टॉक मार्केट के अंदर ठूसा जा रहा है। ये पैसा वापस आने वाला नहीं है। और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी ड्रिवन फंड्स हैं वो अब 5 ट्रिलियन से ज़्यादा, तो सिर्फ गवर्नमेंट खुद 5 ट्रिलियन से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में लगा कर बैठी है। इसका मतलब है कि सीसीपी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं करती, सीसीपी ही मार्केट है। एक प्लान्ड इकोनॉमी है जो डिस्गाइज है एज स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन ये डेंजरस पार्ट नहीं है। डेंजरस पार्ट ये है कि जब ये पैसा अब वापस आएगा नहीं, ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो इसके साथ होगा क्या? चाइना का कोलैप्स इज गोइंग टू बी बिगर विच द वर्ल्ड हैज़ नॉट सीन इन द लास्ट 20 ईयर्स। ये इतना बड़ा कोलैप्स है। साथ में जो लोग हैं उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, जॉब्स नहीं है, इनकम्स नहीं है। अब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन लोन्स ले लिए। आपको याद होगा कि भारत की गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऑनलाइन जो लोन के ऐप्स हैं उसको बैन किया था। उसका रीज़न था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देख लिया कि चाइना में क्या हो रहा है। जो स्टॉक मार्केट है वो ड्रेस्ड अप है और जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ चल नहीं रही, वो ऑनलाइन जाकर सिर्फ सर्वाइवल के लिए वो लोन ले रहे हैं। इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, सिर्फ खाना खाने के लिए, रेंट को पे करने के लिए, या मेडिकल के बिल्स हैं उसको पे करना है तो ऑनलाइन वो लोन ले रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 100% पर ईयर, 50% पर ईयर। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्रेडिट कार्ड से भी ज़्यादा। एक लेडी ने अभी 1 लाख युआन का लोन लिया 2 साल पहले, 3 साल पहले। आज वो 4 लाख हो चुका है क्योंकि उसके फादर की तबीयत खराब हो गई थी, उसके खुद का एक बच्चा होने वाला था, इनकम थी नहीं, उसने किया और ऑनलाइन जाकर जल्दी से लोन ले लिया अपनी आज की दिक्कत को ख़त्म करने के लिए। लेकिन उसका वीडियो वायरल हुआ चाइना में कि आपका जो ये ऑनलाइन लोन्स हैं ये आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी को ये अपने कब्जे में कर लेते हैं। और ये आइसोलेटेड केस नहीं है, ये चाइना की जो न्यू मिडिल क्लास है ये उसकी रियलिटी है। इसीलिए जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो बढ़ नहीं रही चाइना के अंदर, और जो लोगों की थोड़ी बहुत इनकम है उसमें ज़िंदगी चलाने की कोशिश की जा रही है। और कंजम्पशन के बिना कंट्री चल नहीं सकती। इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस। वो शुरू हो चुका है चाइना के अंदर। अब आते, मैंने पहले बोला था कि 4 बॉम्ब हैं वो फूटने वाले हैं। ये जो मैंने बताया आपको ये सिम्टम्स हैं, ये अभी बॉम्ब नहीं है। बॉम्ब दिखाता हूँ 4, वो कौन से हैं। सबसे बड़ा बॉम्ब जो चाइना में है वो है फॉरेन कैपिटल का। जो
कंट्री को छोड़ के जा रहा है। चाइना की तरक्की जो गोल्डन पेज था या एज थी, वो लगी 1990 से लेकर 2020 तक, 2021 तक भी, जब फॉरेन के फंड्स आए, साथ में टेक्नोलॉजी आया, नो आई, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होनी शुरू हो गई और हाई सैलरीज यहाँ पर मिली हैं। ग्लोबल इंटीग्रेशन हो गया कि सारी दुनिया को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। और आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी कम है? 92% अपने लोग पैसा लेकर बाहर जा चुके हैं। ऊपर से जब यूएसए के जब टैरिफ चाइना के ऊपर लगे, साथ में वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको उसके ऊपर लगाए गए, ताकि जो चाइना वाले अपनी फैक्ट्रीज को इस कंट्रीज में बनाकर, सामान बनाकर वहाँ से अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसको भी बंद कर दिया। तो जो फॉरेन कंपनीज हैं, ये तो किसी के मीत नहीं है, ये ग्लोबलिस्ट है, इनको पैसा बनाना है। उन्होंने मैथमेटिक्स किया। मैथमेटिक्स बड़ा सिंपल था, गेट आउट ऑफ चाइना। अब आप देखिए, जो लैपटॉप की कंपनीज हैं, एसएस है, वो 90% अपना जो प्रोडक्शन है उसने साउथ ईस्ट एशिया में कन्वर्ट कर दिया। टीएसएमसी है, वो यूएसए भाग गया। फॉक्सकॉन है, वो भारत में, वियतनाम में, मैक्सिको में वो डाइवर्ट कर दिया उसने। डजन्स ऑफ सप्लायर्स हैं, एसर है, क्वांटम है, अब किसी को ले लीजिए, सारे चाइना को छोड़कर भाग गए हैं। और एक स्लो मोशन में स्टैम्पीड हो रहा है, क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो चाइनीज वर्कर्स जो काम कर रहे थे, उन्होंने फ्यूचर बनाया था इन कंपनीज के सर के ऊपर, वो इंडस्ट्री छोड़ के भाग गए हैं। यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट 40% है और ये बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। 1.25 करोड़ बच्चे इस साल यूनिवर्सिटी से पास होकर बाहर निकले हैं, एक भी जॉब नहीं है। ये हो गया पहला टाइम बॉम्ब। दूसरा टाइम बॉम्ब एक और है, और ये सारी चीजें आपको लगेगा सानू की, नॉट एट ऑल। अभी आपको समझाऊंगा बाद में कि भारत को इफेक्ट कैसे करेगा और भारत की स्टॉक मार्केट को भी ये कैसे इफेक्ट करता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये छोटी न्यूज नहीं है जो मैं दे रहा हूं आपको। दूसरी है टाइम बॉम्ब, लोकल गवर्नमेंट्स बैंकरप्ट हो चुकी हैं। 20 साल में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने हाई स्पीड रेल बनाया, एयरपोर्ट, सबवेज, हाईवेज, ब्रिजेस, घोस्ट सिटीज, इतना कुछ बना दिया कि दुनिया देखकर हैरान होती थी कि यार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मैं खुद बोलता हूं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, वर्ल्ड क्लास। लेकिन ट्रुथ क्या है, ये सारे प्रोजेक्ट्स तो बना दिए, लेकिन उस पर इनकम नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन मैनी हाई स्पीड रेल्स, हाईवेज, सबवेज ऐसे हैं जहां पर एक आदमी पूरे दिन में बड़ी मुश्किल से निकलता है। घोस्ट सिटीज़ हैं वो एम्प्टी पड़ी हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, पैसे लगा दिए, लेकिन इनकम नहीं है। और ये पैसा जो है वो बोरड मनी से शुरू किया था, लोन्स अब ड्यू हो चुके हैं, रेवेन्यू जीरो है। इसलिए जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरियां काटी जा रही हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स के बजट्स को शॉर्ट किया जा रहा है, स्कूल्स हैं तो स्कूल्स बंद हो रहे हैं, यहाँ पर लोकल बैंक्स हैं वो फेल हो रहे हैं। और चाइना एक्सपीरियंस कर रहा है कि एक बैंकरप्सी क्या होती है, वो पहली बार इनको दिखाई दे रहा है। ऊपर से आते हैं तीसरा टाइम बॉम्ब, वो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, यानी कि जो स्टेट ओन्ड कंपनीज होती है, जैसे पीएसयूज हैं भारत में, तो यहाँ पर स्टेट ओन्ड कंपनीज होती हैं, हैवी इंडस्ट्रीज जो कंट्री चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है। स्टील है, सीमेंट है, केमिकल्स हैं, शिप बिल्डिंग है। ये इतनी बड़ी फैक्ट्रीज है कि पूरे दुनिया को फीड कर सकते हैं। चाइना को अगर 10 रुपए का सामान चाहिए, ये 100 बनाते हैं, इसलिए अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो ये क्या करते हैं कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसके ऊपर ये सामान को बेच रहे हैं पूरी दुनिया में, जिसके कारण ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है, ग्लोबल ब्लैकलिस्ट है, और वो नहीं चाहते कि चाइना का माल हमारे पास आए। और जो चाइना की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट है, उसे मैसिव सब्सिडी देनी पड़ रही है बेल आउट देने के लिए। कभी रशिया से तेल छुपके से खरीदना पड़ रहा है, कभी वेनेजुएला से, कभी ईरान से, ताकि इनकी कॉस्ट कम आए। सीक्रेटली फाइनेंसिंग दी जा रही है इन स्टेट कंपनीज को, जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं। ये सस्टेनेबल नहीं है, ये ज़ॉम्बी इकोनॉमी है, जिस स्ट्रेटजी है जिसको कंट्री को बचाने की कोशिश की जा रही है, पंप किया जा रहा है पैसे को, जैसे कि आप ब्लड को डालते हैं बॉडी के अंदर, पैसा खत्म हो रहा है। और ये तीसरा ये टाइम बॉम्ब था। और चौथा है रियल एस्टेट, जो आपको मालूम है पूरा कोलैप्स हो चुका है। रियल एस्टेट का इतना बड़ा हाल है कि उसके कोलैप्स होने के कारण स्टील, सीमेंट, बैंकिंग, जॉब्स, लोकल गवर्नमेंट टैक्स, ये सब कम हो रहे हैं, सब बंद हो रहे हैं।
कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जीरो है और डेवलपर्स सारे बैंकरप्ट होने शुरू हो गए, अपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं एंड पीपल रिफ्यूज टू बाय क्योंकि प्राइसेस फॉल कर रही हैं। मैंने पहले बोला था कि जो मकान जो मैंने खरीदा वो मैंने 50% से ज़्यादा डिस्काउंट पे खरीदा है और आज उसकी प्राइस और भी ज़्यादा कम हो चुकी है और इसीलिए लोगों ने अपने मॉर्गेज की जो किस्तें हैं वो भरनी बंद कर दी। ये एक डिफाइंस है कि हम अब ये धांधली गवर्नमेंट की हम सहन नहीं करेंगे। और चाइना के अंदर घर कितने थे? अगर आप यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान इन सबको कंबाइन कर दें उससे ज़्यादा घर चाइना बिल्ड कर चुका है। आज 5 करोड़ से ज़्यादा घर यहाँ पे खाली पड़े हैं, पॉपुलेशन ही नहीं है जो इसको खरीद सके या जिसके पास खरीदने की हैसियत है वो खरीदना चाहता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि घर खरीदना मैं किसी ट्रैप में न फंस जाऊं। और ये ऐसा कोलैप्स है जो स्लोली चाइना को एक उस रास्ते में लेके जा रहा है जैसे जापान चला गया। जापान आज भी रिसेशन से बाहर नहीं निकला, 30 साल निकल गए। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि कहीं चाइना अगले 30 साल के लिए रिसेशन में ना घुस जाए। और चाइना जहां पर कि ना तो डेमोक्रेसी है, ना ट्रांसपेरेंसी है और ना ही ग्लोबल गुडविल है। जापान तो फिर भी निकल गया, उसके पास तीनों चीज़ें थी, चाइना कैसे निकलेगा? तो ये जो रिकवरी है यानी कि ये इम्पॉसिबल है, ये चाइना को भी दिखता है और दुनिया को दिखना शुरू हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉलो द मनी। जब मैंने फॉलो किया कि यार फॉरेन जो बड़ी कंपनीज हैं 90% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बाहर निकल गए, इसका मतलब है समथिंग इज देयर। तभी मैंने इसको डीपली इन्वेस्टिगेट किया कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। और मनी को फॉलो करते ही आपको समझ आएगा कि मनी किस तरफ जा रहा है। मनी अभी भारत में नहीं आया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हमने अभी सिस्टम्स बनाने शुरू करे हैं जो बेस रूट प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। मोदी जी ने बिहार में खड़े होकर इसलिए बोला था यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, ये यहाँ से निकलकर दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, अगर यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी तो चीप लेबर मिलेगी। मास्टर मूव था मोदी जी का बिहार इलेक्शंस के बाद एंड ही स्पोक इन इंग्लिश। बिहार के लोगों के सामने इंग्लिश में बात करी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को उनकी बात पहुंचे। इसको बोलते हैं दिमाग कि कैसे काम किया जाता है। और जो चाइना है, चाइना की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रही, वो अब पॉलिटिकल वो दिखनी शुरू हो गई हैं। सीसीपी ने प्रायोरिटाइज किया 4 चीज़ों को: कंट्रोल, स्टेबिलिटी, ओबीडियंस एंड लॉयल्टी टू द पार्टी, नॉट टू द पीपल। और इसलिए जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस, जो प्राइवेट कंपनीज थी जो बहुत बड़ी हो गई, 100, 200, 500 बिलियन डॉलर की कंपनी हुई, कंट्री ने उनको टेक ओवर कर लिया, उनके एसेट्स को सीज कर दिया, उनकी वेल्थ को डोनेट कर दिया कि गरीबों में बांट रहे हैं। और उससे हुआ क्या कि जो अमीर लोग थे चाइना के, बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, उन्होंने अपने पैसों को निकाला और निकालने के बाद फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया। ये हो रहा है चाइना के अंदर क्योंकि उनके जो अमीर लोग हैं, एलीट्स हैं, वो भी चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और इनकी जो वेल्थ है इसलिए फॉरेन कंट्रीज में ट्रांसफ़र होनी शुरू हो गई। फैमिलीज तो इन्होंने पहले ही अपनी वेस्ट में ट्रांसफ़र कर दी थी। वहाँ पे जब गोल्डन वीज़ास थे वो वीज़ास लेकर ये भाग गए। इसलिए यूएसए को रिसेंटली एक पॉलिसी बनानी पड़ी जहाँ पर बैन किया गया है चाइनीज़ को कि वो अमेरिका में वो एसेट्स नहीं खरीद सकते। टारगेट किया गया है चाइना के जो एलिट्स हैं, स्पेशली चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं जिनकी सीसीबी के साथ रिलेशनशिप है, वो अब अमेरिका में एसेट्स नहीं खरीद सकते। उनको बनाना पड़ा ये, क्योंकि उनको मालूम था ये चोरी का पैसा है। अब आते हैं कि चाइना जो सफ़र कर रहा है आज की डेट में, डिफ्लेशन है, लो कंजम्पशन है, वीक एक्सपोर्ट्स है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, टेक्नोलॉजी के ऊपर सैंक्शंस हैं, डेट का बबल बन चुका है, रियल एस्टेट कोलैप्स हो रहा है। और उसके बाद भी सीसीपी ये क्लेम कर रही है कि फ्यूचर आपका ब्राइट है क्योंकि दुनिया का सेंटर हम बनने वाले हैं। बट नंबर्स डोंट लाई। भी आज की डेट में जो प्राइसेस है, यहाँ पर जो कंज्यूमर प्राइसेस होती हैं वो डिफ्लेशन में है। 3 सालों से प्राइसेस कम होती जा रही हैं। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं कि कोई भी चीज़ चाइना में जो मैं पहले 100 रुपये की खरीदता था, आज 30-35 रुपये में मुझे आराम से मिल जाती है। इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो क्रैश हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, डेट बढ़ता जा रहा है और जो 4000 पॉइंट्स की मार्केट थी 3 सेकंड में गुब्बारा फूट गया उसका, 3 सेकंड में। यानी कि चाइना की जो चाइना वॉल है उसके अंदर बड़ा सा मोटा सा क्रैक है और ये बैंडेड लगाकर उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सारी राम कथा में वाई भारत शुड बी वरिड।
पहली बात यह है कि जब चाइना फॉल कर रहा है तो भारत राइज कर रहा है, और जब भारत फॉल कर रहा था तो चाइना राइज कर रहा था। आप इसका कोरिलेशन देखिए। राहुल गांधी ने भारत को गिरवाने के लिए सारी चीज़ें करी 2008 के एग्रीमेंट के बाद, उसके बाद ही चाइना राइज किया है। उससे पहले हमारी और चाइना का बिल्कुल आमने सामने मुकाबला था, हमारा सरप्लस था ट्रेड का चाइना के साथ, उसके बाद खत्म हो गया। अब जो ये इकोनॉमिक मिरेकल जब कोलैप्स करेगा चाइना के अंदर, उसका रिपल इफेक्ट हमारे ऊपर भी आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें सोचने और समझने वाली भी हैं कि जो गलतियाँ चाइना ने करी, क्या भारत वो गलतियाँ कर रहा है? कुछ यस, कुछ नहीं। पहली बात है कि चाइना ने अपनी स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया, दिखाने के लिए कि देखिए जी कितनी बल्ले बल्ले हमारी मार्केट है, भारत वो गलती नहीं कर रहा। लेकिन चाइना ने अपने यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको साइलेंस करने की कोशिश करी। जब वो ग्रो कर गए उनको टेक ओवर करने की कोशिश करी। भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। हम प्रमोट करते हैं अपने कंपनीज को, आप और बड़ा बनिए। राहुल गांधी को पसंद नहीं है बड़ी कंपनीज बड़ी बनी जाए। अदानी अंबानी को हर रोज गालियाँ निकालता है क्योंकि चाइना का डीएनए लगता है कहीं ना कहीं उसकी माँ का जब हलाला हुआ होगा उसमें शी जिनपिंग भी हो सकते हैं, उसके अंदर बिलोंग करते हो, तभी वो हमेशा वो वाली भाषा बोलता है जो चाइना बोलता है कि बड़े एंटरप्राइजेस को काटो, बंद करो, ये एंटरप्राइजेस बड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ है कि यहाँ पर चाइना के अंदर जो भी चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है उसको दबा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच वो नहीं है। अब हम इंडियन मीडिया बोलेगा भारत के अंदर भी ऐसा ही है कि जो भी मोदी के खिलाफ बोलता है उसको खत्म कर दिया जाता है। कैसे? रवीश कुमार ने बोला, निकाल दिया भाई। वहाँ पर बरखा दत्त थी जो बिना बादलों के बरखा करती थी पाकिस्तान के फेवर में, वो आज कहाँ है? कोई सुनता भी नहीं उसको। तो ये डिसेंट है जिसको कंट्रोल किया जा रहा है। दिस इज व्हाट मीडिया सेज, बट आई फील कि दिस इज परफेक्ट, दिस इज गुड थिंग विच वी आर डूइंग। बट साथ में हमें एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि जैसे जैसे भारत आगे चल रहा है हमारे पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पर अपोजिशन जो भारत के अंदर है वो डिमिनिश होती जा रही है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई भी अच्छा इंसान अपोजिशन में है ही नहीं। जब ये चीज़ें होती हैं तो कंट्री और कहाँ जाएगी? वन पार्टी सिस्टम की तरफ जाएगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और एंड जो फॉरेन के जो कंपनीज हैं वो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज में या वन पार्टी सिस्टम में वो कंफर्टेबल फील नहीं करते आने के लिए। यानी कि भारत के अंदर जो एक प्रॉब्लम है अपोजिशन की नॉन एग्जिस्टेंस। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अपोजिशन हो, लेकिन गुड अपोजिशन हो, ना कि जो आज की अपोजिशन है वैसी नहीं। दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी कि हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर असर क्या होगा इन सारे बॉम्ब्स का। फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कोलैप्स हो रही हैं चाइना में, लेकिन भारत में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? दिस वी हैव टू सी कि वाई दे आर नॉट कंफर्टेबल पुटिंग द फैक्ट्रीज इनटू इंडिया। ये जो कांग्रेस का झंडा उठाकर पूरे फैक्ट्रीज को बंद कराने का एक इकोसिस्टम है, इसे तोड़ना पड़ेगा। ये टूटेगा तब जब आप कांग्रेस को तोड़ेंगे, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और जब तक ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तब तक भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो राइज करते करते 1 लाख को क्रॉस कर जाए, वो टाइम नहीं आएगा। और जो ये लोकल गवर्नमेंट डेट्स है जो चाइना में कोलैप्स कर गए, क्या भारत के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर डेट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है? क्या वो अपना लोकल डेट जो है उसका इंटरेस्ट भी पे करने की हैसियत है उनकी हमारे देश के अंदर? इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, जो हमने नहीं किया। और जो ओवर कैपेसिटीज़ हैं जो चाइना की, आज मैं देखता हूं कि भारत के अंदर अभी वो कैपेसिटीज़ पहुंची नहीं है, लेकिन हर एक बंदा राइज कर रहा है जैसे कि कल को अगले 100 साल तक सारी दुनिया हमारे से ही सामान खरीदेगी। वी हैव टू गो हैड। बट जो गलती चाइना ने करी, एक ही इंडस्ट्री को इतना बड़ा कर दिया कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। मैं बार बार बोलता हूँ हमारी इंडस्ट्रीज़ को, जिस कंपनी में भी मैंने काम किया है, यू नीड टू डाइवर्सिफाई। आपने एक लाइन में काम कर लिया, साथ में जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं साथ साथ में आप ऐड करते जाइए। प्लीज़ डाइवर्सिफाई। अब ये फर्टिलाइजर की कंपनी है, अगर वो ड्रोन का काम करने लग जाए क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? दैट इज़ द फ्यूचर। बट आपको ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के साथ फ्यूचर की इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी जो चाइना ने नहीं किया। और एक चीज़ और समझना पड़ेगा हमें कि चाइना राइज किया प्रोपेगेंडा के दम पर, और प्रोपेगेंडा ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम कि भारत में हमारा मीडिया बोलता है कि जी काम कम हुआ है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। इफ़ दैट इज़ अ केस, प्लीज़
पुट इट इन द कमेंट्स कि क्या भारत की गवर्नमेंट काम कम कर रही है और प्रोपेगेंडा ज़्यादा कर रही है, या उल्टा है कि प्रोपेगेंडा है ही नहीं और काम करते जा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं है कि देश में काम क्या हो रहा है। इफ दैट इज द केस, दैट ऑल्सो यू पुट द कमेंट, बिकॉज दीज आर डिस्टर्बिंग साइंस। क्योंकि देश के लोगों को पता ही नहीं है कि काम क्या हो रहा है, तो वोट कैसे करेंगे? और सत्ता नहीं होगी तो काम वैसे ही हो नहीं सकता। अगर कहीं गलती से भी इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी का फंडेड राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया, गलती से भी, आप सोचे देखिए हमारे देश का होगा क्या? वही होगा जो चाइना में हो रहा है। 4000 पॉइंट की मार्केट 3 सेकंड में ब्लास्ट हो गई, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ चाइना। आई होप कि भारत में ऐसा काम कभी ना हो। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।